हेलो फ्रेंड्स, वापस आपसे का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो क्लास 10th में अध्ययन करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको बारे में बताने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 10 से 12 डायग्राम आपको हम बताएंगे आपके बुक्स का, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। इनका एक बार भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम में 5 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपका साथ निभाने के लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पॉपुलर सबसे पहला डायग्राम है मानव पाचन तंत्र का। आपके स्कूल में कोई भी टीचर होंगे तो सबसे पहले यही डायग्राम बनाने को बोलते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 का यह डायग्राम है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। हम डायग्राम के बारे में आपको बताएंगे कैसे कैसे आप लोग को बनाना है। जो हम जितना भी डायग्राम लाए हैं सब हाथ से बनाया हुआ है, इसलिए आपको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, मानो जो आहार नाल होता है या फिर पाचन तंत्र है, दोनों का डायग्राम सेम ही होता है। तो आहार नाल भी आपसे पूछेगा या फिर मानव पाचन तंत्र का भी पूछेगा, तो दोनों में यही डायग्राम चलेगा। इसमें सबसे पहले आपका शुरुआत होगा मुंह गुहा से, यानी सबसे पहले आपको मुंह बनाना होगा। आपको डायग्राम बनाने के लिए ऐसे ही याद रखना होगा, आपको खुद से याद रखना होगा कि इस पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आएगा, उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपका मुंह गुहा आएगा, यानी मुंह आएगा। मुंह के बाद फिर आपका नीचे जाएंगे तो हमारा ग्रसनली आएगा, और उसके बाद नीचे आएंगे तो हम लोग श्वास नली आएगा। ठीक है, और ऊपर में हमारा रहता है एक लाल ग्रंथि, जिसको उपकर्ण ग्रंथि करते हैं। तो टफ वर्ड नहीं आपको याद रखना है, आपको सिंपल वर्ड याद रखना है इस प्रकार से कि हमारा मुंह में लार आता है, इसलिए मुंह गुहा के जस्ट बाद एक ग्रंथि रहेगा जिसको हम लोग लाल ग्रंथि कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप नीचे आइएगा तो नीचे आप लोगों को ग्रसनली मिलेगा, जहाँ से भोजन पार होता है, और उसी के साथ एक श्वास नली होता है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो हमारा ये जो श्वास नली है ये दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से दोनों साइड आप लोग का लंग्स हो जाता है, यानी फेफड़ा हो जाता है। ठीक है, और अब उसके बाद क्या रहेगा, तो उसके बाद आप लोग का जो पीछे से पाइप आएगा, ये वाला पाइप अमाशय से आप लोग का जुड़ जाएगा, क्योंकि आपका भोजन जो है कृष्णनली से होते हुए अमाशय में आता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपका अमाशय में आ जाएगा। यह वाला जो भाग है यह पूरा अमाशय का भाग है, और अमाशय के साथ में यहाँ पे रहेगा लंग्स यकृत रहेगा, यानी लीवर रहेगा। ठीक, उसके बाद यकृत के जस्ट बगल में और अमाशय के जस्ट बगल में बीच में एक छोटा सा आप अंग दे दीजिएगा। इसका कोई परफेक्ट डायग्राम नहीं रहता, आप कुछ भी इतनी को बना दीजिएगा तो, और उसका नाम लिख दीजिएगा पित्ताशय, क्योंकि जो यकृत से पित्त का जो स्टोर होता है, पित्त जहाँ एकत्रित होती है, उसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अमाशय को और यकृत को एक जो सील्ड होता है जो बचाता है, जिसको हम लोग डायफ्राम करते हैं, उसको आप ऊपर से इस प्रकार से बना दीजिएगा। देख सकते हैं आप डायफ्राम लिखा हुआ है, और इसके साइड में अमाशय के ऊपर में एक ग्रंथि होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लीहा। देख सकते हैं आपका जो ये वाला डायग्राम है यह प्लीहा का डायग्राम है। उसके बाद फिर आपका अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा, तो बड़ी छोटी आंत में जाएगा। अब छोटी आंत का तो डायग्राम आपको मालूम होगा कि कोई परफेक्ट डायग्राम नहीं होता है, खाली आप इधर उधर करके बना सकते हैं। और छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत में जाएगा आपका भोजन। तो बड़ी आंत कैसा होता है, तो बड़ी आंत आपका जो छोटी आंत होता है इसको घेरे रहता है। छोटी आंत के जो आसपास आप जितना भी देख रहे हैं, ये वाला जो भाग, ये वाला, ये सारा आप लोग का बड़ी आंत है। ठीक है, तो छोटी आंत के बाद आप लोग बड़ी आंत बना दीजिएगा। जहाँ पे अमाशय और छोटी आंत आपस में जुड़ रहा है, इस भाग को आप लोग ग्रहणी नाम दे दीजिएगा, क्योंकि यहीं से छोटी आंत की शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादा चीज़ आप लोग को नहीं बताना है। फिर यहाँ पे आप लोग एक परिशेषिका निकाल देना है, एक्स्ट्रा अंग निकाल देना है। फिर अंत में आप लोग को मलाशय निकाल देना है। इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी है जिसको हम तो परफेक्ट बनाए, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे जो अवरोही बृहदात है, इसका कोई ज़रूरत नहीं, आप नहीं बनाएंगे तो चलेगा। और ये जो मलाशय और गुर्दा है, इसकी जगह पे आप एक ही चीज़ रख सकते हैं, गुर्दा आप हटा सकते हैं। इसके अलावा क्रीमी रूप परिशिष्ट, ठीक है, ये जो अर्धनाल है इसको आप हटा दीजिएगा। एक्स्ट्रा आप लोग को नहीं बनाना है, जितना कम याद रखिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। ऊपर हम बात करते हैं तो ग्रसनली बनाना ही है, बाकी ऊपर सारा चीज़ आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का कुछ डायग्राम होता है आपका। और यह जो मुंह गुहा के पास है, ऊपर में केवल दो चीज़ रहेगा, यह सारा चीज़ नहीं रहने वाला आपका।
उपकर्ण ग्रंथि जो होता है यह रहेगा। उपकर्ण ग्रंथि की जगह पे आप लोग लाल ग्रंथि लिख लीजिएगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानव पाचन तंत्र का ज़्यादा हार्ड फिगर नहीं है, बहुत आसान है। आप क्योंकि मानव पाचन तंत्र में आप लगभग सभी चीज़ के बारे में ढंग से पढ़े होंगे, और बायोलॉजी में आपको फिगर याद करना पड़ेगा। उसके लिए आप फिगर याद करने के लिए आपको टॉपिक पढ़े रहिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। जैसे पाचन तंत्र में आप लोग पढ़े हैं कि हमारा भोज पाचन जो है मुंह से शुरू होता है, उसके बाद ग्रसनली के माध्यम से जाता है अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मल द्वार के बाहर, मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। वही प्रक्रिया के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। आपका चैप्टर 1 का ही दूसरा डायग्राम है स्टोमाटा। यह तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार बोर्ड में तो स्पेशली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी सिंपल डायग्राम है इसलिए हम इसको ला दिए हैं। इसमें कुछ नहीं, 2 से 3 चीज़ आप लोग को याद रख लेना है। एक तो स्टोमाटा आप लोग को खुला स्टोमाटा और बंद स्टोमाटा दोनों तरह का पूछा जाता है। अगर पूछेगा तो दोनों पूछेगा, खुला स्टोमाटा भी और बंद स्टोमाटा भी। तो यदि खुला स्टोमाटा पूछेगा तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, और बंद पूछेगा तो इस प्रकार का। अंतर क्या रहेगा तो आप देख सकते हैं, खुला में यहाँ पे थोड़ा सा गैप है और बंद में यहाँ पे गैप नहीं है। स्टोमाटा में 2 से 3 ठे आप लोग का बस पार्ट ही है। एक ठे आप लोग का जो बूंद बूंद यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये क्लोरोप्लास्ट रहता है, छोटा छोटा जो बूंदा बूंदा देख रहे हैं आप, ये वाला चीज़। उसके बाद यह जो मेन ये बड़ा बड़ा 2 चीज़ देख रहे हैं जिसको कहते हैं हम लोग द्वार कोशिका, यही स्टोमाटा को बंद एवं खोलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। और बीच का जो छेद है जो खुला स्टोमाटा और बंद स्टोमाटा में नहीं है, उसको हम लोग स्टोमाटा यानी रंध्र छिद्र कहते हैं। बस 3 नाम आप लोग को याद रखना है। कौन कौन सा नाम? तो देखिए, यह जो छेद आप लोग, यह जो बूंदा देख रहे हैं, इसको आप लोग क्लोरोफिल याद रखिएगा। इसको आप लोग स्टोमाटा छिद्र याद रखिएगा, और यह जो है आपका द्वार कोशिका है। बस 3 चीज़ आप लोग याद कर रखिएगा तो आपको स्टोमाटा का ड्राइंग बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत आसान है, इसलिए इसका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सेम टू सेम अमाशय का भी जो है इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, मतलब कि ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछ देता, लेकिन यदि पूछ देगा इसलिए आपको लाया है। बहुत सिंपल है इसका भी, क्योंकि आपको मालूम हो कि जो अमीबा होता है इसका फिगर नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। आप किसी भी प्रकार का ड्राइंग बना दे, कुछ भी बना दीजिएगा तो वह अमीबा बन जाएगा। लेकिन केवल 2 पार्ट आप लोग को याद रखना है। पहला है कि इसका कुटपाथ क्या होता है, तो कुटपाथ ये जो अमीबा का जो बाहरी भाग होता है इसको हम लोग कुटपाथ कहते हैं। और इसके बीच में एक ठे रहता है केंद्रक। केंद्रक केंद्रक आप देख रहे हैं इस चीज़ को। तो आप लोग को 2 ठे चीज़ बनाना है अमीबा का डायग्राम बनाने के लिए। 2 चीज़ याद रखना है, एक तो कुटपाथ और दूसरा नंबर केंद्रक। कुटपाथ क्या होता है, तो अमीबा का जो बाहरी भाग होता है इसको हम लोग कुटपाथ कहते हैं। जैसे कि अमीबा का ड्राइंग बनाना है तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस ऐसे में कुछ भी ड्राइंग बना दीजिए और इसके अंदर एक छेद बना दीजिए, बस अमीबा बन गया। इसमें कुटपाथ क्या है, तो इसका जो बाहरी भाग है यह कुटपाथ है, और ये जो बीच में गोल होगा यह हो जाएगा केंद्रक। अमीबा में मेनली पूछता है भोजन को अंतग्रहण करने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। मतलब कि भोजन कैसे अमीबा पकड़ता है, कैसे खाता है, कैसे निकालता है, इसके बारे में पूछता है। तो अमीबा अपना कुटपाथ के माध्यम से भोजन पकड़ता है, मतलब कि भोजन को पहले घेर लेगा भोजन के पास जा कर के, उसके बाद धीरे धीरे इसको अंदर लेने लगेगा, और अंदर ले जाके फिर केंद्रक पास पहुंचा के इसका पाचन करके और ऐसे ही बाहर निकाल देता है। तो अमीबा का भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत आसान है, इसलिए हम आपका ले लेते हैं। चैप्टर 1 में ये 3 डायग्राम है, आप लोग को याद क्या प्रैक्टिस कर लेना होगा। अब है चैप्टर 2 में आप लोग का श्वास नली का डायग्राम। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 शब्द जो टफ आपको पढ़ेंगे इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आराम से आपका जो श्वसन अंग है यह कंप्लीट हो जाएगा। इसका बात करते हैं हम लोग श्वसन अंग कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि श्वसन अंग में मेन भूमिका, हम नाक से भी सांस लेते हैं और मुंह से भी सांस लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो प्रक्रिया है ये शुरू होने वाला है। एक तो नाक बना दीजिएगा, एक ठे मुंह बना दीजिएगा, फिर अंदर आइएगा तो आपका नासा गुहा जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मुंह गुहा लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग का यहाँ पे जो गोल भाग है, इस गोल भाग को आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग कंठ से डिनोट कर दीजिएगा। यही हमारा कंठ होता है, ये जो गोल भाग है यह। उसके बाद फिर ये वाला हमारा है श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, और यही श्वास नली आगे जा कर के 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक दोनों लंग्स में एक एक भाग इसका चल जाता है। आगे का फिगर उसके बाद 2-3 शब्द आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा कंठ तक हमने बता दिया था
कि कंठ आएगा, उसके नीचे श्वास नली आएगा। उसके बाद फिर आप लोग का याद रखना है कि ये दाईं और मुड़ला है जो श्वास नली, इसको दाईं श्वसनी कहते हैं, और जो बाईं और मुड़ला है इसको हम लोग बाईं श्वसनी कहते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे एक जो नया आपको वर्ड इसमें देखने को मिलेगा, यह जो बूंदे बूंदे जो बनाया हुआ था ये वाला चीज़, इसको कूपिकाएँ कहते हैं। केवल एक वर्ड आप लोग याद रखिएगा, बाकी सारा चीज़ आप लोग को पहले से सुना हुआ है, केवल एक यही वर्ड नहीं सुना होगा, कूपिकाएँ। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बूंदा बूंदा करके निकला हुआ है सभी लंग्स में, उसको हम लोग कूपिकाएँ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दायां भाग के फेफड़ा को दाएं फेफड़ा लिख दीजिएगा, और बायां भाग के फेफड़ा को बायां फेफड़ा लिख दीजिएगा। और नीचे में जो हमारा इस प्रकार का एक रहता है पार्ट, इसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं, जो कि हमारा लंग्स का सुरक्षा करता है। बस सिंपल सा फिगर है। देखिए इस फिगर में आप लोग नसिका और मुंह का नाम तो पहले से जानते हैं, मुंह गुहा का भी नाम आप लोग जानते हैं, कंठ का भी नाम पहले से जानते हैं कि हमारा मुंह गुहा के बाद कंठ होगा, फिर कंठ के बाद श्वास नली होगा, यह भी पता है। उसके बाद श्वास नली दोनों फेफड़ा में फैल जाएगा, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा, यह भी पता है। उसके बाद जो दायां फेफड़ा में हमारा मुड़ता है श्वास नली, इसको दायां श्वसनी कहते हैं, और जो बायां फेफड़ा में हमारा श्वास नली मिलता है इस प्रकार, उसको हम लोग कहते हैं बायां श्वास नली। ठीक, और जो बूंदी बूंदी निकला हुआ है इसको हम लोग कूपिकाएँ कहते हैं। बाकी जो नीचे में हमारा एक पार्ट दिया रहता है इसकी सुरक्षा के लिए, उसको डायफ्राम कहते हैं। काफ़ी सिंपल चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक बार से ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल इसका चित्र है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारा परिवहन, जिसमें हार्ट के बारे में आप लोग को मेनली पढ़ते हैं। और आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है बहुत सिंपल डायग्राम दिया है। हार्ट का बनाने का जो प्रक्रिया है, देखिए आप लोग कैसे हार्ट बना सकते हैं थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। हाँ, हार्ट आप लोग बचपन से जब पढ़े होंगे हार्ट कैसे बनाते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, तो हम लोग बनाने में ऐसे केवल दिल बना देते हैं ऐसे। ठीक, बस ऐसा ही होता है हार्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता कुछ है कि ऐसा ये रहेगा और ये ऐसा रहेगा। ठीक, लेकिन इसमें एक तो हार्ट हो गया, इसके बाद एक और इसके ऊपर से हार्ट जुड़ा रहता है, ऐसे करके ऐसा कर होता है, इस टाइप का थोड़ा सा होता है। और इसके बाद इसके बीच से एक चीज़ आएगा यहाँ पे, और यह बीच से इधर से आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ से पाइप निकलेगा, यहाँ से पाइप निकलेगा, यहाँ से पाइप निकलेगा, यहाँ से पाइप निकलेगा। तो देखिए हार्ट का मेन आपको अगर डायग्राम बनाना है तो केवल 2 ठे आप लोग अच्छा सा दिल बना लीजिएगा ऐसे में करके, इसके ऊपर चढ़ा करके एक ठे दिल बना लीजिएगा बस। और उसके बाद केवल पाइप आप लोग बीच से इसको ले करके और देख लीजिए पाइप कहाँ कहाँ से निकल रहा है, मतलब बायां लिंद दायां नीले कहाँ पे है। देखिए आपका बुक में जो भारतीय भवन वाला बुक में डायग्राम दिया गया है, हमने जैसा कि आपको बताया कि एक ठे हार्ट यहाँ पे रहेगा और उसके ऊपर में एक ठे हार्ट इस प्रकार से रहेगा। काफ़ी सिंपल डायग्राम है इसका। और उसके बाद केवल इसमें पाइप के कारण ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, सब कोई पाइप में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करते हैं। तो इसका आपको देख लेना है कहाँ कहाँ से पाइप निकल रहा है। एक ठे इधर से निकलेगा, एक ठे इधर से निकलेगा, एक ठे इधर से निकलेगा और एक ठे इधर से निकलेगा। और ये वाला जो है हमारा धमनी का है पाइप। आप लोग को इसमें हार्ट में फिगर बनाने में तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हार्ट में जो पार्ट है धमनी, सीरा, महाधमनी, यह सारा चीज़ के कारण दिक्कत हो सकता है। तो जब हार्ट आप ढंग से पढ़ लीजिएगा हार्ट चैप्टर को, तो आराम से इसको आप बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा क्या रहता है कि यह जो डायग्राम यहाँ पे यह वाला है भाग, इसको हम लोग एक साइड के त्रिदलीय का पार्ट कहते हैं और एक साइड को हम लोग द्विदलीय का पार्ट कहते हैं। ठीक है, और सब हमारा जो दायां भाग का अलिंद होता है, अलिंद किसको कहते हैं, तो अलिंद ऊपरी भाग को कहते हैं और निलय नीचे वाले भाग को कहते हैं। आपको मालूम हुआ कि हमारा हार्ट 4 भाग में बटा हुआ है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक, तो ऊपर भाग जो है इसको अलिंद कहते हैं, और इसके दायां भाग को दायां अलिंद कहते हैं और बायां भाग को बायां अलिंद कहते हैं। उसी प्रकार से हम बात करें नीचे भाग जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं निलय, और इसके दायां भाग को दायां निलय कहते हैं और बायां भाग को बायां निलय कहते हैं। ठीक, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है दायां निलय ये वाला है, और यह है बायां निलय, यह है दायां अलिंद और यह है बायां अलिंद। ठीक, 4 चीज़ हम लोग को याद हो गया। उसके बाद एक चीज़ हमने बताया कि यह त्रिदलीय का पार्ट है और एक यह द्विदलीय का पार्ट है। एक चीज़ आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है, इसको हम लोग द्विदलीय का पार्ट कहते हैं, और इधर कुछ नहीं बनाया हुआ है तो इसको हम लोग त्रिदलीय का पार्ट कहते हैं। अब ठीक, उसके बाद
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पाइप स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पे आप देखिएगा तो चंद्रमा के आकार का इस प्रकार से बनाया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व, जिसको कपाट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बीच से जो भाग जा रहा है हार्ट के बीचों बीच, जो दो भाग में हार्ट को बांटता है, इसको हम लोग भित्ति कहते हैं। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब उसके बाद अब मेन रहा कि हमारा पाइप का किस पाइप को क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि सीरा के लिए पाइप होगा और धमनी के लिए पाइप होगा। तो यह हमारा जो ऊपर में पाइप है इसको अग्र महाशिरा कहते हैं, और जो नीचे में पाइप है उसको हम लोग पक्ष महाशिरा कहते हैं। ठीक, सीरा का तो मामला क्लियर हो गया। अब धमनी का काम, तो देखिए यह जो ऊपर में इस तरह से पाइप गया है इसको हम लोग कहते हैं फुसफुस धमनी, और इधर जो पाइप गया है इसको कहते हैं हम लोग महाधमनी, और यह दोनों जो हमारा है इसको हम लोग फुसफुस सिराएं कहते हैं। देखिए धमनी सिरा में आप लोग पढ़े रहिएगा, खून ले जाने का कौन काम करता है, खून लाने का काम करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो सिरा होता है यह खून लाता है, धमनी ले जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से आ रहा है ये वाला चीज़, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, फिर इधर से चल जा रहा है बाहर, कि कहाँ जा रहा है तो फेफड़ा में जा रहा है, फिर फेफड़ा से यहाँ पे आ रहा है, और फिर उधर से फिर बॉडी में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो यह पूरा हार्ट का डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा मिनिमम आपको, तब जाकर के ढंग से समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा है उत्सर्जन चैप्टर में। उत्सर्जन चैप्टर का फिगर बहुत ही ज़्यादा आसान है। उत्सर्जन में किस में पढ़ना होगा, किस चीज़ का, तो आप लोग को किडनी के बारे में पढ़ना होगा, और किडनी का फिगर काफ़ी ज़्यादा आसान है। क्या है, तो सबसे पहले तो 2 ठे सेम के बीच का आकार आपको डायग्राम बना देना होगा, जो कि मेन किडनी का हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को 2 ठे पाइप लेकर के आना होगा मूत्राशय में, और ये जो पाइप है ये धमनी एवं सीरा कहलाते हैं। फिर किडनी के ऊपर में एक ठे ग्रंथि बनाना होगा आपको, एड्रिनल ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं, और 2 ठे पाइप यहाँ पे आप लोग को बना देना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। इनका नाम हम बात करें तो सबसे पहले किडनी के ऊपर में जो 2 ठे ग्रंथि हमने बनाया है उसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद एक ठे हमारा बायां वृक्क है, एक ठे दायां वृक्क है, यानी लेफ्ट किडनी है और राइट किडनी है, यह तो आप नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमारा जो यहाँ से ये वाला चीज़ आया है, जो पाइप आया है, इसको हम लोग एरोटा यानी महाधमनी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो 2 ठे पाइप गया है इसको हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मतलब कि जो खून ले जाने का काम करता है, और यह खून कहाँ जाता है तो मूत्राशय में जाता है, इसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं। और नीचे एक ठे पाइप बना देना आपको, जिसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, जहाँ से मूत्र का विसर्जन होता है। तो 3 से 4 ठे आपको नाम रखना है। एक तो एड्रिनल ग्रंथि, उसके बाद लेफ्ट किडनी जो है इसका नाम आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेफ्ट किडनी हम मिटा देते हैं। ठीक, जो काम का आपको उसी को रखते हैं। उसके बाद सीरा का नाम आप लोग को याद रखना होगा, और धमनी का नाम याद रखना होगा, और मूत्रवाहिनी का नाम याद रखना होगा आप लोग को। इस बाई को हटा दीजिए, केवल मूत्रवाहिनी आप लोग इसका नाम याद रखिए। चलिए, तो देखिए क्या क्या नाम आप लोग को याद रखना है इसमें। एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद यह जो वाला जो भाग है हमारा, इसको सीरा कहते हैं, इसको याद रखना है। और यह वाला जो भाग है दूसरा पाइप, इसको हम लोग महाधमनी कहते हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद ये जो 2 ठे पाइप आ रहा है इसको हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी मतलब होता है पाइप जिसके माध्यम से मूत्र आता है। उसके बाद यह जो थैली है इसको मूत्राशय कहते हैं, जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, और यह जो हमारा पाइप नीचे में है यह मूत्र मार्ग है। 3 से 4 है आप लोग को नाम याद रखना है, आपका किडनी का फिगर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार बस प्रैक्टिस करिएगा आप लोग तो आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद आपका इसी में चैप्टर आप लोग का है नेफ्रॉन का, आप लोग का चित्र पूछता है इसी चैप्टर से, जो कि इम्पॉर्टेंट तो है, वो 2-3 बार साल में पूछा गया है, और इसका डायग्राम ज़्यादा हार्ड नहीं है आप लोग का। देखिए इसमें केवल पाइप जैसा रचना बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक ठे चंद्रमा आकार का बनाया हुआ है, जिसमें जो अवधमनिका है आता है, मतलब जो मूत्र आता है, यह किस चीज़ का चित्र है तो आपको बता दें, यह नेफ्रॉन का चित्र है। नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन किडनी या वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। जैसे कि हमारे शरीर का सबसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। क्यों है, क्योंकि कोशिका से ही मिलकर हमारा पूरा शरीर बना है। वैसे ही नेफ्रॉन के माध्यम से ही मिल करके यह पूरा का पूरा किडनी का निर्माण होता है।
तो नेफ्रॉन का ये जो संरचना है इसको आप पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें पहले तो आपको एक चंद्रमा का आकार बना लेना होगा, फिर एक कर्व करके पाइप लेकर आना होगा, फिर मोटा पाइप को पतला कर देना होगा एक स्थान के बाद, फिर पतला से ऊपर जाके फिर मोटा कर देना होगा और इसको ले जा करके एक मार्ग में जोड़ देना होगा। अब इनका नाम हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले यह जो हमारा ये जो पाइप जो स्टैंड है इसको हम लोग कहते हैं बोमन संपुट। क्या कहते हैं? बोमन संपुट। इस बोमन संपुट में ही जो धमनिका होती है, अभिवाही और अपवाही धमनिका, मतलब जो मूत्र हमारा होता है बिना प्यूरिफाई किया हुआ, यह आते हैं, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। मतलब ये जो अभिवाही और अपवाही धमनिका आ करके मिल जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। और यह कहाँ पे मिलता है? तो बोमन संपुट में। ठीक, फिर बोमन संपुट से होते हुए यह कुंडलित नलिका में आते ही कि यह मुड़ा हुआ भाग को हम लोग कहते हैं समीप कुंडली नलिका, समीप कुंडलित नलिका। इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो हमारा ये जो पाइप मोटा से छोटा हो जा रहा है, आप देखिएगा तो यहाँ पे मोटा था फिर छोटा होते जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेनेल का चाप, हेनेल का आरोही चाप। उसके बाद जब पतला से फिर मोटा हो जाता है तो इसको कहते हैं हेनेल का अधिरोही चाप। यहाँ पे अवरोही था, यहाँ पे अधिरोही चाप। ठीक, उसके बाद फिर सिंपल जाएगा, ऊपर में मूत्र कर्व होकर के जाएगा और उसके बाद संग्रह, यह जो पाइप है इसमें आ जाएगा, जिसको जहाँ पे आता है इस स्थान को हम लोग कहते हैं संग्राहक नलिका, क्योंकि यहाँ पे संग्रहण होता है मूत्र का, इसलिए। और उसके बाद ये जो हमारा कर्व लाइन, यहाँ पे जो कर्व लाइन था इसको हम लोग कहते थे समीपस्थ कुंडलिक नलिका, और ये जो यहाँ पे है इसको हम लोग दूरस्थ कुंडलिक नलिका कहते हैं। मतलब पहला वाला को समीप कहा जाएगा और दूसरा वाला को दूरस्थ कहा जाएगा। उसके बाद जो पाइप है इसको हम लोग सामान्य संग्राहक नलिका कहेंगे। और यह जो हमारा इस पाइप के बाद फिर मूत्र वाहिका को खून चल जाता है, यानी मूत्र वाहिनी में चल जाता है। मूत्र वाहिनी मतलब जो पाइप है जिसके माध्यम से मूत्राशय में खून जमा हो जाता है। तो यह पूरा नेफ्रॉन का चित्र है। थोड़ा टफ चित्र आप लोग को पड़ेगा, चित्र बनाना तो आसान है लेकिन इसका नाम थोड़ा सा हार्ड है। आप इसके नेफ्रॉन के बारे में पढ़िएगा ढंग से तो आराम से आ जाएगा। कुछ खास बड़ा नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो भाग है बोमन संपुट, इसका नाम याद हो जाएगा। इसमें क्या आता है? तो इसमें अभिवाही और अपवाही धमनिका आता है। अभिवाही अपवाही धमनिका जब आ करके आपस में मिल जाता है तो इसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारे को पहला मुड़ान मिल रहा है इसको हम लोग समीप कुंडलिक नलिका कहते हैं, और जो हम लोग को दूसरा मुड़ान मिलेगा इसको हम लोग दूरस्थ कुंडलिक नलिका कहेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे पाइप हमारा पतला हो रहा है इसको हम लोग हेनेल का अवरोही चाप कहेंगे, और जहाँ पे पाइप हम लोग का मोटा हो रहा है उसको हम लोग हेनेल का अधिरोही चाप कहेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमारा संग्राहक नलिका, मतलब जहाँ पे हमारा बड़े वाले पाइप में आता है सुसु, मतलब कि यूरिन, उसको हम लोग संग्राहक नलिका कहेंगे। उसके बाद ये जो पाइप है इसको हम लोग संग्राहक, सामान्य संग्राहक नलिका कहते हैं। और उसके बाद अंत में ये जो हमारा मूत्र है ये मूत्र वाहिनी में चल जाता है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मस्तिष्क यानी ब्रेन का चित्र। ब्रेन का चित्र में भी ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन इसका डायग्राम बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। इसका कम से कम 2 बार आप लोग को डायग्राम बनाने का कोशिश करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तो आप लोग को ब्रेन का डायग्राम बना लीजिएगा। इसको बनाने में तो आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसका कोई निश्चित डायग्राम नहीं होता है, लेकिन इसमें जो छोटा छोटा डायग्राम है उस चीज़ को आप लोग को बनाने में दिक्कत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉन्स होता है जो हमारे सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है, फिर मेडुला ऑब्लांगटा जो होता है, फिर सेरिब्लम जो होता है। यह सारा चीज़ हमारा जो है इसको नाम याद करने में आपको दिक्कत हो सकता है, तो इसका प्रैक्टिस आपको मिनिमम 2 बार करना पड़ेगा। तो मस्तिष्क का डायग्राम इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। उसके बाद अग्र मस्तिष्क का आप डिनोट कर दीजिएगा क्योंकि यह वाला हमारा आगे का भाग है, इसीलिए। उसके बाद यह जो भाग है इसको हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं, इसलिए इसको पश्च मस्तिष्क लिख दीजिएगा। और बाकी इधर का जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक, इसका 3-4 नाम है। नाम तो भरपूर है, आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। जैसे सेरिब्रम का आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये जो मुड़ान होता है मेन, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको सेरिब्रम कहते हैं। इसके ऊपर का जो लेयर होता है हमारे मस्तिष्क का उसको हम लोग कपाल यानी खोपड़ी कहते हैं। और ये जो बीच का भाग है इसको हम लोग मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क कहते हैं। जो पीछे से भाग निकलता है जिसको हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, यही हमारा बैकबोन में जा कर के जुड़ जाता है। फिर उसके बाद
हमारे पश्च मस्तिष्क में सेरिब्रम मिलेगा आप लोग को, उसके बाद मेडुला मिलेगा और पॉन्स मिलेगा। इन 3 पार्ट का नाम आप लोग को याद रखना है। और अग्र मस्तिष्क में हम लोग का पीयूष ग्रंथि मिलेगा, जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड है, सभी क्रियाओं पर नियंत्रण लगता है। और हाइपोथैलेमस, ये जो आपको भाग दिख रहा है, इसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये सबसे टफ चैप्टर हम लोग कहेंगे आपके बुक का। इसको थोड़ा सा आप लोग को 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेफ्रॉन के बाद न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन मस्तिष्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि आपको हमने बताया कि हमारे शरीर का जैसे कोशिका से मिलकर बना है, वैसे ही ये हमारा जो मस्तिष्क है यह न्यूरॉनों से मिलकर के बना है। किस चीज़ से? तो न्यूरॉनों के माध्यम से मिलकर के बना है। और न्यूरॉन का चित्र आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा हार्ड चीज़ तो नहीं है न्यूरॉन का। इसमें आप लोग को इस प्रकार से बना लेना है डायग्राम ऐसे करके, और नीचे से पाइप आप लोग को निकाल देना है, ठीक है। और इसके बीच में आप लोग को एक केंद्रक बना देना है। देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रक बनाया हुआ है। और ये जो भी हमारा पूरा बॉडी है, इसको सेल बॉडी का नाम दे दिया गया है। और यह जो आपका यहाँ पे आप देखेंगे चरकूट स्क्वायर बनाया हुआ है, इसको हम लोग तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और इसके बीच का एक भाग है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। इसके बीच में एक भाग रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार। इसके बारे में क्वेश्चन भी बनता है कि जो तंत्रिकाक्षों के बीच में जो मध्य स्थान होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिनेप्स इसका नाम दे दीजिएगा। और उसके बाद जो अंत वाला भाग है, इसको हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं, यानी कि तंत्रिका का अंतिम सिरा। और यह जो चीज़ है, यह जो बाहर निकला हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं द्रुमिका। क्या कहते हैं? द्रुमिका, ठीक। तो इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना होगा। 2-3 चीज़ इसमें नाम नहीं दिया गया है। एक चीज़ यह वाला जो है, इसको हम लोग द्रुमिका कहते हैं, द्रुमिका। और यह वाला इसमें जो गैप होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार भी कहा जाता है। तो यह 2 चीज़ याद रखिएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें 5-6 आपको नाम याद कर लीजिएगा। और फिगर तो वैसे भी इसका काफ़ी आसान है। नेक्स्ट हमारा है जनन चैप्टर का। इसमें 3-6 फिगर है, आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स है। पहला फिगर तो आप लोग का है पुष्पी पौधों का लैंगिक जनन दिखाना, मतलब पुष्पी पौधों में जनन कैसे होता है इसको समझाना। बहुत सिंपल है। इसमें आपको एक तो पहले फूल बना देना होगा। फूल में पहले बीच का जो भाग है, इसको थोड़ा मोटा करके बनाना होगा। उसके बाद इसके साइड से आप लोग को पतला पतला डांटी निकाल देना होगा। यह जो बीच का भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जयांग कहते हैं, यानी कि यह स्त्री भाग है। इसको स्त्री केसर भी कहा जाता है। और बाकी यह जो है हमारा भाग, इसको हम लोग पुंकेसर या पुमंग कहते हैं, जो नर भाग होता है पुष्प में। आप लोग पढ़े होंगे कि पुष्प का जो नर भाग होता है, उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और स्त्री भाग मादा भाग को हम लोग जयांग या स्त्री केसर कहते हैं, ठीक। तो इसमें पुष्प का जो डायग्राम है, इसको बनाने में कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। आप लोग को पहले एक तो बीच में इस प्रकार का डायग्राम बना लेना होगा, जो कि स्त्री भाग है। इसका सबसे ऊपर भाग जो है, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। इसका बीच का भाग को वर्तिका कहते हैं। और नीचे जो हमारा अंडाणु रहता है, नीचे वाला जो भाग है, इसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यह जो हमारा जयांग जो है, जो स्त्री भाग है, वह जिस स्थान पर बैठा होता है, उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। देख सकते हैं आप, पुष्पासन इसका नाम है। पुष्पासन मतलब पुष्पों का आसन, जहाँ पे पुष्प बैठा हुआ है, उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा पत्ती होता है, उसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। यहाँ पे दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज, ठीक। इतना तो हो गया स्त्री का बात। पुरुष का तो वैसे भी आसानी है, क्योंकि एक पतला पतला खाली निकाल देना है डंटी। इसको पुरुष का भाग कहलाता है, जिसमें सबसे ऊपर जो हमारा है होता है परागकोश। कहाँ पे पाया जाता है? तो परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण। और यही परागकण जो है, यहाँ से जाकर के जब स्त्री में जाता है इसमें, तो अब जाकर के यहाँ पे नया पुष्प का फल का निर्माण होता है, ठीक। उसके बाद ऊपर वाला जो भाग हमारा परागकोश है, जिसको अंदर परागकण रहते हैं। उसके बाद इसका जो डंटी है, इसको हम लोग कहते हैं तंतु। तो पुंकेसर में बस 2 भाग है, एक थे परागकोश, दूसरा है तंतु। और जयांग में 3 भाग है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाणु। उसके बाद यह जो हमारा पीछे पत्ती है, इसका तो आप लोग नाम जानते ही होंगे, दल कहते हैं इसको हम लोग। दलपुंज भी आप कह सकते हैं, दलपुंज, अंतर दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक। तो पुष्प का बहुत ही ज़्यादा सिंपल आप लोग का है।
सिंपल सा फिगर है। इसमें आप लोग बीच में जयांग बना दीजिएगा, जिसमें वर्तिका सबसे ऊपर भाग, बीच वाला भाग वर्तिका और सबसे अंतिम भाग अंडाणु, और पुंकेसर जो है हमारा ये जो डंटा है इसमें ऊपर वाले भाग को पराग कोश कहते हैं और यह जो डंटी है इसको हम लोग तंतु कहते हैं। अब हम बात करते हैं नर जनन अंग का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नर जनन अंग और मादा जनन अंग का फिगर। देखिए नर जनन अंग का फिगर में आप लोग को मालूम हुआ कि सबसे ऊपर तो हम लोग मूत्राशय बना देंगे, ठीक। उसके बाद हमारा दो ठे तो वृषण रहेगा कंफर्म, क्योंकि नर का पहचान वृषण से है, तो वृषण गोल गोल रहेगा। और वृषण के बाद फिर उसके बाद शुक्रवाहिका होगा जहाँ से स्पर्म निकलता है। फिर उसके बाद स्पर्म शुक्रवाहिका के माध्यम से होते जाता है और इसके ऊपर में रहता है शुक्राशय। आप देख सकते हैं जो दोनों भाग है इसको हम लोग शुक्राशय कहते हैं। उसके बाद यह शुक्राशय के बाद श्वान नलिका, इसको स्खलन नलिका कहते हैं। इस माध्यम से जा कर के यहाँ पे प्रीपियूस द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारा एक्स्ट्रा दिया गया है। देखिए इसमें आप लोग का काम का क्या क्या है। शुक्राशय है, यह जो दो ठे आपको ग्रंथि टाइप का दिखेगा इसको शुक्राशय कहते हैं। वृषण आप लोग गोल गोल बना दीजिएगा, इसके ऊपर एक ठे लेयर चढ़ा करके एक ठे पाइप निकाल दीजिएगा और इस पाइप का नाम शुक्रवाहिका होता है, जो कि इस कनल नलिका के माध्यम से मिलके आज के प्रीपियूस में से निकल जाता है बाहर, ठीक। इसमें आप लोग को एक चीज़ तो मालूम है कि मूत्राशय कन्फर्म रहेगा, क्योंकि मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है और इस सीसन के माध्यम से ही मूत्र बाहर निकलता है। यह जो हमारा यह जो पाइप है इसको प्रोप्यूस कहते हैं और इसके ऊपर का जो लेयर आप देख रहे हैं ये वाला जो काला कलर का है इसको हम लोग कहते हैं सीसन। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से इसको बना लीजिएगा। फिर मादा जनन अंग का चित्र जो है, मादा जनन अंग का यह भी इम्पोर्टेंट है आप लोग का एग्जाम की दृष्टि से। इसमें आप लोग का रहता है, यह भी मादा जनन अंग भी काफ़ी आसान है पुरुष के जनन की तरह। देखिए आपके बुक में काफ़ी सिंपल चित्र दिया गया है मादा जनन अंग का। 3 से 4 चीज़ आप लोग को याद रख लेना है। पहला तो हमारा अंडवाहिनी जो होता है, अंडवाहिनी का शीर्ष है यह जो हमारा गोल गोल जो है ये तो अंडाशय है, आप लोग को मालूम होगा, जहाँ से अंडा बाहर निकलता है। और यहाँ से जो अंडा निकलता है यह जब कहाँ जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपिकन नालिका में, जिसके स्टार्टिंग भाग को हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी का शीर्ष। अंडवाहिनी मतलब होता है फैलोपियन नालिका, ठीक। इसके बाद जाता है हमारा यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोपियन नालिका। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अंडवाहिनी यानी फ्लोपियन नालिका, जहाँ पे हमारे शुक्राणु इधर से जाता है तो यहीं पे दोनों का निषेचन होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। फिर यह जो हमारा भाग है यह गर्भाशय है, जहाँ पे हमारा जो भ्रूण का विकास होता है, मतलब गर्भाशय में ही भ्रूण टिकता है। फिर बीच का जो गैप है यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको योनि कहा जाता है। और यह जो यहाँ पे मुड़ा हुआ भाग आप देख रहे हैं इसको हम लोग हाइमेन कहते हैं। बस 3 से 4 चीज़ आप लोग को याद रखना है, आराम से यह फिगर आप लोग को याद हो जाएगा। पहला चीज़ अंडाशय, जहाँ अंडा बनता है, अंडा बनने के बाद अंडवाहिनी में जाता है, जिसके पहला भाग को हम लोग अंडवाहिनी का शीर्ष कहते हैं। उसके बाद अंडवाहिनी में जाएगा, अंडवाहिनी मतलब फ्लोपियन नालिका में, फ्लोपियन नालिका में निषेचित हो जाता है। तो उसके बाद गर्भाशय में इसका विकास होता है। और कहाँ से आता है शुक्राणु, तो यहाँ हाइमेन द्वारा आप लोग का योनि के माध्यम से पहुंचता है फ्लोपियन ट्यूब में। तो काफ़ी सिंपल आप लोग का है। और नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग सबसे स्टार्टिंग भाग को वल्वा कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल था ये, तो नर जनन अंग से ज़्यादा सिंपल है मादा जनन अंग का चित्र बनाना। एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग से बन जाएगा। अब देखिए आप लोग का बायोलॉजी का तो पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट हो गया, मतलब बायोलॉजी का जितना भी फिगर पूछा जाता है हमने आपको बता दिया। और फिजिक्स के 2 फिगर है जो आप लोग को जानना चाहिए। जो आँख का फिगर है ये आपका फिजिक्स में आता है, आप चैप्टर 3 पढ़े होंगे, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें आप लोग को आई के डायग्राम के बारे में पढ़ना है। तो देखिए आई का डायग्राम इस प्रकार का कुछ होता है। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है आई का डायग्राम भी। इसमें सबसे पहले तो हमारा बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं, आपको मालूम होगा। इसके अंदर आप लोग जाइएगा तो ये जो बीच में खाली भाग है आइरिस के बीच में, यह जो दोनों मुड़ा हुआ चीज़ है इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। और इसके जो बीच का खाली भाग है इसको हम लोग पुतली कहते हैं। इसके बाद पुतली के अंदर लेंस रहेगा। लेंस को किसके द्वारा पकड़ा गया है, तो सिलियरी मांसपेशिका द्वारा पकड़ा जाता है। देख सकते हैं आप यह वाला जो है भाग इसको हम लोग सिलियरी मांसपेशिका कहते हैं, जो कि लेंस के साइज को नियंत्रित करता है, यानी बड़ा एवं छोटा कर सकता है। और जो कॉर्निया में जो लिक्विड भरा रहता है इसको हम लोग कहते हैं
जलीय द्रव यानी नेत्रोद कहते हैं। उसके बाद फिर जो आँख के अंदर लिक्विड भरा रहता है इसको हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो बाहरी भाग है इसको नेत्र गोलक कहते हैं, क्योंकि यह नेत्र को गोल बनाने में मदद करता है। उसके बाद जो इसके अंदर का भाग है इसको हम लोग कहते हैं श्वेत पटल, और उसके भी अंदर जो देख सकते हैं आप 2 से 3 लेयर है इसमें, तो उसके भी अंदर जो भाग है इसको हम लोग कॉयरोड कहते हैं। और यह वाला जो भाग हमारा है इसको हम लोग रेटिना कहते हैं, जिस पर हमारा जो फिगर है यह बनता है। और जो हमारा रेटिना है इसके सारा चीज़ को, मतलब रेटिना में जो फिगर बन रहा है इसको दिमाग तक ले जाने का जो काम करता है, ये जो पाइप है इसको हम लोग कहते हैं दृक् तंत्रिका यानी प्रकाश स्नायु। तो दोस्त ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हमने बताया आगे वाला भाग कॉर्निया है। कॉर्निया के अंदर में आप लोग का एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग नेत्रोद यानी जलीय द्रव कहते हैं। उसके बाद हमारा यह जो दोनों भाग निकला हुआ है इसको हम लोग कहते हैं आइरिस, और आइरिस के बीच में खाली स्थान जो है इसको हम लोग पुतली कहते हैं। उसके फिर अंदर जाइएगा तो आप लोग को लेंस में देखने को मिलेगा। कौन सा लेंस है, तो ये हमारा उत्तल लेंस होता है, और इस लेंस को जो पकड़ने का काम करता है इसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ यानी पश्चमेपाभी पेशिका। उसके बाद हमारा नेत्र जो है इसमें 3 लेयर आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे बाहरी लेयर को हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं, जो नेत्र को गोलता प्रदान करने का काम करता है। उसके अंदर का जो भाग है इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं, और उसके अंदर का जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं रेटिना, जहाँ पे इसका फिगर बनता है। और रेटिना पे जो फिगर बनता है उसको दिमाग तक ले जाने का काम प्रकाश स्नायु करता है। और इसके बीच में जो जलीय द्रव भरा होता है इसको हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव। तो इस प्रकार से नेत्र का काफ़ी सिंपल फिगर आप लोग आराम से बना सकते हैं। अगला एवं हमारा आज का सबसे लास्ट फिगर है विद्युत बल्ब का फिगर, जो कि फिजिक्स में 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में यह नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत सिंपल फिगर है। आप लोग भी जानते हैं, ऊपर से एक कांच का आपको लेयर बना देना है। इसका ऊपर वाला जो फिलामेंट रहता है इसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं। जो टंगस्टन से बना होता है इसको फिलामेंट का तंतु या टंगस्टन आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप एक स्टैंड बना दीजिएगा, जिसको नाम देने की आवश्यकता नहीं है। और नीचे में आपका जो भाग करंट देता है इसको हम लोग स्पर्शक बटन या स्टंट कहते हैं। और इस प्रकार से आपका पूरा का फिगर हमने आपको बता दिया, जिसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 से फिगर बनाया है। इसमें हमने आपको बताया कि 2 फिगर आपको बनाने में हार्ड पड़ेगा। एक तो आपका जो हार्ट वाला फिगर है हार्ड नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका नाम बहुत सारा है जिस कारण से आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। और उसके अलावा जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का थोड़ा सा फिगर आपको हार्ड बनाएगा। तो इन दोनों का आप 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी जितना भी हमने बताया बहुत सिंपल है, एक बार भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से आपसे बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपका वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपके लिए हम लेकर के आ जाएंगे। बाकी आपको रेगुलर लाइव क्लासेस हो रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बायोलॉजी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, फिर फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप कमेंट करिएगा तो उस अकॉर्डिंग सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।